अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइन से आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, आप लोगों ने अब तक क्या किया है? अब भी कब्जे हो रहे हैं, हुकूमत कहाँ है? सिस्टम कनाडा से चलाया जा रहा है। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है। मजीद जान लेते हैं। अब समा के नुमाइंदे इरफान उर्रक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अब तक समाअत में क्या कुछ हुआ? देखिए, आज बड़ी अहम समाअत का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सुबह हुआ। तो सबसे पहले तजावुज़ात का केस उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि गुजर नाला और औरंगी नाला के अतराफ़ अदालती हुक्म पर तजावुज़ात के खात्मे की कार्रवाई की जा रही है। ताहम जो बेशतर मुतासरीन जिन्होंने लीज़ का दावा किया है, उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल्स और सिंध हाई कोर्ट से जाके स्टे ले लिया है, जिसकी वजह से कार्रवाई रोक दी गई है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो लीज़ दी गई है, यह तमाम तर लीज़ जाली है और जालसाजी पर मबनी ये दस्तावेज़ात है, जिसे सुप्रीम कोर्ट तस्लीम नहीं करती। जो लोग लीज़ का दावा कर रहे हैं वो अपना दावा मुतल्लिका हुकाम के सामने मुआवजे के लिए जाकर कर सकते हैं। ताहम इन गैर कानूनी लीज़ों की बुनियाद पर कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता। जो मुतासरीन की दरख्वास्त थी वो अदालत ने मुस्तरद की है और सिंध हुकूमत को और KMC को हिदायत की है कि वो NDA के ताउन से नालों की चौड़ाई यानी नालों को वसअत देने का काम जारी रखे। जो सड़कों की जो नालों के तरफ सड़कों की तामीर है उसका काम जारी रखा जाए और जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसको गिराने का काम फौरी तौर पर दोबारा शुरू किया जाए। इसके अलावा अदालत ने जो DHA में कमर्शियल सरगर्मियों के हवाले से दरख्वास्त की समाअत की। इस मौके पर जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है उसको भी चीफ जस्टिस ने आड़े हाथों लिया और अपने रिमार्क्स में कहा कि सारे मुल्क में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के। सिंध का जो हाल है अब वो नाकाबिले बयान है, बदतरीन सूरत हाल होती जा रही है। अदालत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सिंध में लॉलेसनेस है, कोई कानून नहीं है और कोई कानून पर अमल दरामद करने वाला नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम क्या इस तरह चलाया जाता है जैसे आप चला रहे हैं। एडवोकेट जनरल की अदालत ने अच्छी खासी सरजनिश की और उन्हें अपने रिमार्क्स में अदालत ने यह कहा कि जो कंटोनमेंट एरियाज़ हैं वहाँ भी गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। बिलखुसूस दिल्ली कॉलोनी से खलीकुज़्ज़मा रोड तक अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि गैर कानूनी 10-10 मंजिला इमारतें बना दी गई हैं। कंटोनमेंट हुकाम को हुक्म दिया गया है कि वो इस हवाले से कार्रवाई करें। नस्ला टावर से मुतल्लिक केस की समाअत हुई तो अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये जो सड़कें जो सर्विस रोड था, सर्विस रोड को इंक्रोच करके आपने ये बिल्डिंग बना ली है जो कि गैर कानूनी है और गैर कानूनी इसका हिस्सा है वो गिरा दिया जाएगा। ताहम वकला की दरख्वास्त पर समाअत 2 रोज़ के लिए मुलतवी की गई है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा जो कमिश्नर कराची की रिपोर्ट है वो वाज़े है। जो नस्ला टावर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्विस रोड पर तामीर किया गया है जो कि गैर कानूनी है। इसके अलावा अदालत में आज दीगर मामलात की भी समाअत हुई। जो तजावुज़ात से मुतल्लिक दीगर दरख्वास्तें हैं अदालत उसकी भी समाअत कर रही है। इस वक्त जो मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें हैं उसकी समाअत जारी है। किडनी हिल से मुतल्लिक केस के मौके पर कमिश्नर कराची ने बताया कि एक मज़ार और एक मस्जिद है अब वो बाकी है। ताहम बकिया किडनी हिल की ज़मीन को वागुजार करवा लिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसे गिराया जाए, उसमें मस्जिद और मज़ार भी शामिल है। ठीक है, अहम दरख्वास्तें हैं जिस पर समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जारी है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया इरफान। कराची की सरकारी ज़मीनों को ठिकाने लगाने का सिस्टम कनाडा से चलाए जाने का इंकशाफ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, KDA, MDA और LDA में सिस्टम का राज है। ये सिस्टम पाकिस्तान से मफरूर यूनुस मेमन कनाडा में बैठकर चला रहा है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। अली हफीज़, ये यूनुस मेमन कौन है और सिस्टम कैसे चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, सरकारी जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि खास तौर पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, KDA, MDA, LDA में जो इदारे हैं यहाँ पर सिस्टम का राज है। यहाँ पर हर 2 नंबर गैर कानूनी काम के लिए जो है सिस्टम की मर्जी जो है वो लाजमी करार दी गई है। ये सिस्टम जो है कनाडा में बैठे यूनुस मेमन जो है वो यहाँ कनाडा से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। जो हमें बताया गया है, जो मालूमात हमें हासिल हुई है कि सिंध की अहम तरीन सियासी शख्सियत से यूनुस मेमन की जो है इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। यूनुस मेमन का नाम कई ज़ेर गर्ज मुल्जिमान ने तहकीकाती इदारों के सामने लिया है। कराची शहर हो या पूरे सिंध के जो सरकारी जमीनों के मामलात हैं वो यूनुस सेठ ही वहाँ से कनाडा से बैठ के देखते हैं। KDA हो, LDA हो, MDA हो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो आला उहदों पे तैनातियां हैं वो भी यूनुस सेठ की फरमाइश पे की जाती हैं। यही वजह है कई स्कैंडल आ चुके हैं लेकिन यूनुस सेठ जो है पाकिस्तान से मफरूर हो चुके हैं और कनाडा बैठे हुए हैं।
और उनकी वहाँ पर जो है 2 नंबर तमाम काम गैर कानूनी जो है उनकी हिदायत पर यहाँ सरकारी इदारों में होते हैं। अब जो है अदालत उज़्मा ने भी इनका नाम ले दिया है और चर्चा हो रहा है यूनिसेट का और सिस्टम का। अब देखना यह है कब तक सिस्टम के खिलाफ खात्मे के लिए इकदाम होते हैं, यूनिवर्सिटी गिरफ्तारी कब तक जो है अमल में आती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज आपका। कराची में अरबों रुपए की सरकारी जमीन खाली पड़ी है जिसका कंट्रोल कई इदारों के पास है। इन इदारों में हर तरह के काम के लिए सिस्टम की मर्जी लाजमी दरकार होती है। आखिर ये सिस्टम किसे कहते हैं और इसको चलाता कौन है, ये जान लेते हैं मोहम्मद अली हफीज की इस रिपोर्ट में। केडीए हो या एलडीए, एसबीसी हो या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सरकारी जमीन और तामीरात के मामलात देखने वाले इन इदारों में चर्चा है सिस्टम का। आखिर ये सिस्टम है क्या और क्या काम करता है, समा सब कुछ बताएगा। अगर आप किसी भी वजह से मुअत्तल हैं तो बहाल हो जाएंगे। आपको मर्जी की पोस्टिंग चाहिए तो दे दी जाएगी। इसके बदले आपको सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। हर 2 नंबर और गैर कानूनी काम करके आमदनी का बड़ा हिस्सा सिस्टम को देना होगा। कराची में सरकारी जमीन की बड़े पैमाने पर हेर फेर, कब्जे और गैर कानूनी तामीरात, इस सब की इजाजत कानून दे या नहीं, लेकिन सिस्टम देता है। इस सिस्टम को पहले मंजूर काका और शब्बीर बम्बाट चलाते थे। अब इस सिस्टम के अहम किरदार यूनुस सेठ, खालिद यूसुफी, जलाल, जुबैर उर्फ डीसी और आतिफ अमरीकन शामिल हैं। जराये का दावा है कि इस सिस्टम ने सरजानी टाउन में 1.5 अरब रुपए मालियत की सरकारी राजी को ठिकाने लगाने के लिए केडीए में दूसरे इदारे का अफसर पोस्ट करवाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। अब देखना यह है कि ये सिस्टम कब तक कराची की जमीनों के मामला देखता है। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के नालों के अतराफ में कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी लीज की बुनियाद पर ऑपरेशन नहीं रोका जा सकता, जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। तफसीलात इरफानुल हक की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बरसाती नालों के अतराफ तजावुजात से मुतालिक केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर केएमसी के वकील ने बताया कि दर्जनों मुतासरीन ने एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल से स्टे ले लिया है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत उज़्मा को आगाह किया कि सिंध हाई कोर्ट ने भी कई केसेस में हुक्म इम्तनाद दे रखा है। सिंध हुकूमत ने स्टे की वजह से कार्रवाई रोक रखी है। एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन ने अदालत में ये एतराफ़ किया कि मुख्तलिफ महकमों ने गैर कानूनी लीज दे रखी है, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सख्त इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि गैर कानूनी लीज की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। जिस वक्त गैर कानूनी लीज दी गई, हुकूमत क्या कर रही थी? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि सब कुछ आपकी नाक के नीचे होता रहा और आपको पता नहीं चला। तजावुजात तो हर हाल में खत्म करना होंगी। मुतासिरीन के वकील ने अदालत में कहा कि सारे मकानात की लीज मौजूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारी दस्तावेजात जाली हैं, जिनकी हकीकत सबको मालूम है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह गैर कानूनी लीज की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुक सकती। अदालत उज़्मा ने ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नालों के अतराफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। विफाक और सिंध सरकार के दरमियान नया तनाज़ा शुरू हो रहा है। सिंध और कराची की तामीर कौन करवाएगा? असद उमर कराची आए तो कहने लगे उनके दौरे सिंध से वज़ीर आला मुराद अली शाह बहुत नाराज़ हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला का कहा वो शदीद नाराज़ हैं कि सिंध के लिए गलियों में आके वफाक क्यों काम कर रही है। सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं रहे, आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो, डबल काउंटिंग हो रही हो। कराची कौन बनाएगा से लेकर कराची कौन बनाएगा। सिंध हुकूमत को ये पैगाम देना जा रहे हैं, काम आपका था, आप नहीं करते, लेकिन कराची हमारा है, हम करेंगे अगर आप नहीं करेंगे। विफाक और सिंध में अब यही बहस बाकी रह गई थी। मामला कुछ यूं है कि असद उमर बगैर प्रोटोकॉल मोटरसाइकिल पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने निकल पड़े और पीपी के अहम खिलाड़ी पर तंज का तीर चला दिया। इलाके के लोगों से, एहलियान से पूछा था कि क्या हम काम बंद कर दें क्योंकि वज़ीर आला सिंध जो है नाराज हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं। अगर सुबह 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, दिहाइयों नज़रअंदाज करेगा, वसाइल हैं रियासत के पास, वो इनके लिए भी, इनकी बेहतरी के इस्तेमाल हो।
असद उमर ने गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल और बंस रोड का दौरा किया। वादा किया कि वो गुलिस्तानी जौहर को टैंकर और कब्जा माफिया से आजाद करा देंगे। कराची में पानी के रखवाले ही पानी चोर निकले। वाटर बोर्ड का एंटी थेफ्ट सेल मुबैना तौर पर पानी चोर माफिया का सरपरस्त बन गया। सिक्योरिटी इदारे ने माफिया के आरिंदों की FIR का डेटा जमा कर लिया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखते हैं। इधर बताइए, गैर कानूनी हाइड्रेंट कब से चल रहा है? ये आइए। हेलो भाईजान, हेलो हेलो। कराची में ताकतवर पानी चोर माफिया और एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड का मुबैना गठजोड़। बल्दिया गरबी के गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे कायम नेटवर्क चलाने में कौन मुलविस है? सिक्योरिटी इदारे ने पानी चोर माफिया के खिलाफ मुकदमात का डेटा जमा कर लिया। FIR के रिकॉर्ड के मुताबिक पानी चोर माफिया का बड़ा नेटवर्क शकील महल चला रहा है, जिसको मुबैना तौर पर एंटी थेफ्ट सेल के सरबरा राशिद सद्दीकी की सरपरस्ती हासिल है। यही वजह है कि लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे कायम पानी चोरी के निजाम का खात्मा नहीं किया गया। जराये का दावा है कि MD वाटर बोर्ड पानी चोर माफिया से सख्त परेशान है। इसी वजह से इन्होंने एंटी थेफ्ट सेल पर अदम इत्माद करते हुए रेंजर्स के आला हुकाम से मुलाकात की और पानी चोर माफिया के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की दरखास्त की, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारे ने पानी चोर माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। पीपल्स पार्टी वाले भी फवाद चौधरी को जवाब देने मैदान में आ गए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फवाद चौधरी वजीर आला पंजाब बनना चाहते हैं, इसीलिए जरदारी साहब पर तनकीद कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब बोले फवाद चौधरी सिंध की निगरानी का ख्वाब देखना बंद कर दें। सईद गनी ने भी खूब तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए आर्टिकल 140 को इन्फोर्स किया जाए। विफाकी वजीर इत्तलात के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा बरहम, फवाद चौधरी पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़ी अजीब मखलूक हैं। इन्होंने खुद वजीर आज़म इमरान खान को लिखा कि बोजदार जितना नाअहल और नालायक वजीर आला पंजाब में कभी आया ही नहीं है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि फवाद चौधरी वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं। वो जरदारी साहब के खिलाफ बात करके अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि फवाद चौधरी सिंध की निगरानी के ख्वाब देखना बंद करें। PTI ने मुल्क और आवाम की जो हालत की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। नाअहल हुकूमत ने हकीकत में आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। और अब आपको खबर दे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से, जहां 8 अरब की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के जाली अकाउंट स्कैंडल में अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जज ने अदालती अमले को हिदायत की है कि मुल्जिमान को पेशी के समन भेज दे। तो जाली अकाउंट स्कैंडल, 8 अरब की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन का ये केस, और ऐसे में आसिफ अली जरदारी को 29 जून को ज़ाती हैसियत में एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया है। आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को भी तलब किया गया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, आगाह कीजिए इस बारे में। जी देखिए, आसिफ अली जरदारी को ये जाली अकाउंट स्कैंडल का ये 5वां रेफरेंस है जो उनके खिलाफ दायर किया गया था। उसमें अब ज़ाती तौर पर तलब कर लिया गया है 29 जून के लिए। एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज असगर अली ने आज उनको समन जारी किए हैं बाकायदा। उनके साथ जो शरीक मुलजम थे, उनके मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद, उनको भी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। नायब की जानिब से ये जो रेफरेंस दायर किया गया था, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके मुबैना फ्रंटमैन की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ अकाउंट खोल के मुश्तरका उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की रकम 8 अरब रुपए से ज्यादा की रखी गई थी। उसी से आसिफ जरदारी ने अपना घर भी खरीदा था। अब इस पर मजीद समाअत 29 जून को होगी, जहाँ आसिफ जरदारी को रेफरेंस की नकूल फराहम करके फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तारीख मुकर्रर करने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ नैब के 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेज में जजेस तयनात न होने के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। ड्यूटी जज ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज शेख सज्जाद हमद ने मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंसेज पर समाअत की। दौरान समाअत हमजा शहबाज ने रमज़ान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेज में हाजिरी लगवाई। शहबाज शरीफ के वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के बजट सेशन में मसरूफ़ हैं, जिसके बायस पेश नहीं हो सकते। अदालत ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं एहतिसाब का झूठा ड्रामा कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। जुल्फी बुखारी को खुसूसी जहाज में बाहर भेज दिया गया, शुगर माफिया को NRO दिया गया, आमिर कियानी, जफर मिर्जा और नदीम बाबर को हटाकर कहा गया मिट्टी पाओ। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में भी मुल्जिमान को क्लीन चिट मिलेगी। बजट के बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। जितने करप्शन के स्कैंडल इस हुकूमत के रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, इतने स्कैंडल 70 साल की तारीख में नहीं आए। नदीम बाबर साहब को घर भेज दो, मिट्टी पाओ। आमिर कियानी को वजारत सेहत ले लो, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दो, करप्शन पे मिट्टी पाओ। जफर मिर्जा को निकाल दो, बाकी उस स्कैंडल के ऊपर मिट्टी पाओ। शुगर माफिया जिनके खिलाफ आपके अपने इदारों ने तहकीकात, किस कानून के तहत उन्हें NRO दिया है? DGFIA को तब्दील कर दिया गया ताकि क्लीन चिट दी जाए अपने मनपसंद प्यारों को। ये झूठा एहतसाब लोगों की नजर में अब बेनकाब हो चुका है। झूठे इल्जामात लगाते हैं, कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों को बरगलाते हैं, झूठे ट्रेंड लगा के अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। PDM का मुस्तकबिल मजबूत है। बजट के बाद हम एक राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर रहे हैं। पहला जलसा स्वात में होगा, जुलाई के आखिरी हफ्ते में कराची में अजीम शान जलसा होगा। कातिल डोर का फिर शिकार। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि IMF ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया, जो किसी भी गौर के बगैर जू का तू पेश कर दिया गया। बिलावास्ता टैक्स लगाने की इमरान खान की चोरी पकड़ी गई है। तो बजट के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ये कहना है, ये मौक़िफ़ है कि IMF ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया, जो किसी भी गौर के बगैर जू का तू पेश कर दिया गया। बिलवास्ता टैक्स लगाने की इमरान खान की चोरी पकड़ी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा इमरान खान की सियासी और माशी हिकमत अमली ने अपोजिशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत को तरक्की की शाहराह पर डाल दिया है। PDM की खटारा बस जवाल की उस कच्ची सड़क पर उतर गई है जिसके आगे डेड एंड लिखा हुआ है। वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी करके अपोजिशन की गाड़ी के लिए सियासी डीजल का बहरान पैदा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन रहनुमा हुकूमत की माशी पॉलिसी पर किस मुंह से तनकीद करेंगे? उन्हें मालूम है कि नून लीग के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्की हालात का इल्म नहीं, इसीलिए वो हमारे हलकों में वोट नहीं डाल सकते। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बयान पर मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का दो टोक जवाब। कहा, लंदन में बैठे नवाज शरीफ को आप लीडर बना सकते हैं, इसहाक डार को सेनेटर बना सकते हैं, तो फिर तारिकीन वतन को वोट का हक क्यों नहीं दिया जा सकता? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्की मसाइल से ज़्यादा बाखबर हैं। उनमें से ज़्यादातर वोटर तहरीक इंसाफ का है, इसीलिए नून लीग वाले खौफजदा हैं। शहबाज गिल और एहसन इकबाल की लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। एक शख्स जो पेरिस में रह रहा है, उसको नारोवाल के हल्के के मसाइल का क्या पता है? तो यही तो हम कह रहे हैं कि लंदन में बैठा मफरूर नवाज शरीफ ये बात क्या जाने। उसको लाला मूसा के मसाइल का क्या पता है? कि एहसन इकबाल उर्फ रस्तू साहब कि तुहाडे पुत्र नूं अदराक सी अमरीका बैठे जदों उन्होंने बुला के नारोवाल दा इलेक्शन लड़वा दिता सी। उसको जैकबाबाद के मसाइल का क्या पता है? नवाज शरीफ को वहाँ बिठा के हमारा लीडर बनाते हैं पाकिस्तान का, तो उसको पता होता है। उसको कलात के मसाइल का क्या पता है? इसहाक डॉर जो फ्राडिया है सबसे बड़ा दुनिया का, उसको लंदन में बैठे आप सेनेटर बना सकते हैं। तो एक शख्स जो बैरूने मुल्क बैठा है वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता। हमें पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में 95% से ज्यादा वोट इमरान खान का है, क्योंकि वहाँ जो रिकॉर्ड है जमीनों का वो इलेक्ट्रॉनिक है सारा, तो पटवारियों की कमी है उन मुल्कों में। आप सियासत करें लेकिन इस तरह की हरकतें मत करें। उधर फैसलाबाद में पानी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। जड़ावाला में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हो गया।
अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से भी। फिलवक्त आपको बताएं कि फैसलाबाद में पानी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। जड़ावाला में ये अफसोसनाक सूरत हाल पेश आई जहां पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई और ऐसे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी बताया जा रहा है। पानी का तनाज़ा था जिस पर यह तमाम तर मामला हुआ। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की क्या? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जड़ावाला की जो फैसलाबाद की तहसील है जड़ावाला, वहाँ का गांव है 55 गाहबे, जहाँ पे ये 2 रिश्तेदार फैमिलीज हैं जो 5 मिनट पानी के तनाज़े पे लड़ी हैं। कज़नों ने मामूजात 2 भाइयों को गोलियां मार के कत्ल कर दिया है, जबकि एक मोहल्लेदार भी शदीद जख्मी बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों जो मकतूल हैं उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस से दावा कर रही है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। लाहौर में कटी पतंग की डोर ने 3.5 साल के बच्चे की जिंदगी काट दी। खिज़र मुर्तज़ा वालिदैन के साथ नानी के घर से वापस आ रहा था। कश्मीर घाटी के करीब डोर गर्दन पर फिरी और बच्चा वहीं दम तोड़ गया। कातिल डोर ने एक और जान ले ली। हंसते बसते घराने पर क़यामत टूट पड़ी। 3.5 साला खिज़र मुर्तज़ा ने वालिदैन के सामने तड़प तड़प कर जान दे दी। मेरे हाथों से निकल गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा बच्चा। डोर फिरने का अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके मस्ती गेट में पेश आया। अवैस अपनी बीवी और 2 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ससुराल से वापस घर आ रहा था कि कश्मीर घाटी के करीब वालिद के आगे बैठे खिज़र की गर्दन पर डोर फिर गई। बच्चा वहीं गिरा और दम तोड़ गया। मेरी गोद चढ़ गई, अब मैं किसको कहूँ, मैं कहाँ से इसका कातिल तलाश करूँ। मेरे बच्चे की एक चीख निकली। खिज़र का वालिद गम की तस्वीर बना है, जिसने बेटे से नानी के घर से वापसी पर उसे आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था। डोर जो थी वो इतनी तेज थी कि वो बच्चे के जब गले पे लगी है तो उसने उसको खुद हाथ से झटकने की कोशिश की है। वो झटकने की कोशिश में उसकी उंगली कट गई है। रवां बरस डोर फिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए हैं। पुलिस की कार्रवाइयाँ सिर्फ दावों तक महदूद हैं। अभी तक डोर फिरने से हलाकत का कोई मुलज़म पकड़ा नहीं जा सका। वालिदैन के इकलौते बेटे खिज़र मुर्तज़ा को मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कैमरामैन जवाद याया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर शहरी के कत्ल की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। नामालूम मोटरसाइकिल सवार दोनों हाथों से फायरिंग करता रहा। मकतूल शराफत साथी के साथ अदालत से पेशी के बाद वापस आ रहा था। लिटन रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गर्दन में गोली लगने के बायस शराफत मौके पर दम तोड़ गया। उसके साथी के बाजू और टांग पर गोली लगी। अभी तक किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। डस्का में डकैती की बड़ी वारदात। पुलिस वर्दी में मलबूस 13 डाकू 3 भाइयों के घरों से 71 तोला सोने के जेवरात और 18 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। नवाही गांव में डाकू ने अहल खाना को यरगमाल बनाया। मर्दों और खवातीन को अलग अलग बंद करके लूटमार की। अहल खाना के मुताबिक डाकू 71 तोले सोने के जेवरात और 18 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। हैदराबाद से अफसोसनाक खबर आपको दें, जहां कौमी शाहराह पर रिक्शे और ट्रॉलर में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है भेटाई नगर थाने की हुदूद, बल्दिया थाने की हुदूद कौमी शाहराह पर पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रॉलर और रिक्शा में जो है वो तसादुम हुआ है, जिसके बाद जो है 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद की जो है वो शिनाख्त एक रिक्शा ड्राइवर, जबकि जो है ज़राई यूनिवर्सिटी टंडो जाम के तालिब इल्म थे, जो कि डेरा मुराद जमाली के रिहायशी थे। पुलिस वाक़े पर पहुंचकर जो है तीनों को लाशों को जो है सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इम्तियाज। कोरोना केसेस में नुमाया कमी देखने में आ रही है। एक दिन में 34 अफराद जाँ बहक, 1019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 22, पंजाब में 15, खैबर पख्तूनख्वा में 8 और सिंध में 7 अमवात हुई। मजमूई अमवात की तादाद 21,723 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 39,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1019 मुस्बत निकले। इस वक्त पाकिस्तान में 41,726 फाल केसेस हैं। वज़ीर आला सिंध की सदारत में कोरोना वायरस से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कोरोना मरीजों की तशख़ीस की शरह 4.5% पर आ गई। अस्पतालों पर अब कुछ दबाव कम हुआ है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से।
संजय बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, सिंध के अस्पतालों पर दबाव कम होने से पाबंदियां भी नरम की गई हैं। अब एनसीओसी के फैसले के मुताबिक सिंध में भी कारोबार 2 रोज के बजाय 1 दिन बंद किया जाएगा। इतवार को सिंध में कारोबार बंद होगा। इसके अलावा तालीमी इदारे खोलने के मुतालिक भी फैसला किया गया है। जो 6ठी से 8वीं जमात के तालीमी इदारे हैं वो कल से खुल जाएंगे, जबकि प्राइमरी जो तालीमी इदारे हैं वो 21 जून से खोलने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला हाउस में सिंध टास्क फोर्स का इजलास जारी है, जिसमें ये अहम फैसले किए गए हैं कि सिंध में कोरोना की जो पाबंदियां हैं उन्हें नरम किया गया है, क्योंकि सिंध में कोरोना के केसेस में जो है वो खासी कमी नजर में आई है। कराची में इस वक्त इन्फेक्शन रेट ज्यादा है निस्बता सिंध के दीगर अजला में। कराची में जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासर है, वहाँ पर 12% शरह मुस्बत केसेस की है। इस तरह जिला जनूबी में 9% है, लेकिन इन इलाकों में भी स्कूल और तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी में फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात ऑनलाइन इम्तहानात के हक में प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कर रही हैं। समा के नुमाइंदे उमर आसिफ भी वहीं पर ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। उमर बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें आज तीसरी बार फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात जो है वो एहतजाज कर रही हैं। 2 दफ़ा इससे कबल उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे पे एहतजाज किया, लेकिन ये आज रावलपिंडी प्रेस क्लब पहुंच गए, उसके सामने एहतजाज करने। इनसे पूछते हैं कि जिनके ऑनलाइन पेपर की डिमांड थी वो कहाँ तक पहुँची और ये एहतजाज का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। मैडम कुछ इस बारे में बताइए। सर, हमारे जो ऑनलाइन एग्जाम्स की डिमांड है वो अभी भी वहीं की वहीं है। चलिए, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और वो जो कि यूनिवर्सिटी के बाहर था और उसमें जो लाहे अमल था और उससे जो नतीजा यही निकला था कि उन्होंने कहा कि हम लोग आपका जो है वो सिलेबस रिड्यूस कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आपकी आज इतनी कम तादाद क्यों है? कम तादाद नहीं है, कोर कमांडर एसएसडीओ की मीटिंग है जिसकी वजह से कचहरी की साइड से लोग नहीं आ सकते और हमारे आधे से ज्यादा बच्चों को हॉस्टल में बंद कर दिया गया, उनसे फोन वगैरह उनसे सब कुछ ले लिया गया, उनकी हर चीज पे चेक किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना कि स्टूडेंट्स का यहाँ पे कहना है कि जो इनकी यूनिवर्सिटी इंतजामिया है वो मुसर है कि आप लोग आएँ और फिजिकली पेपर दें, लेकिन यहाँ पे जितनी भी तालबात है उनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी उमर आसिफ आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब का 2600 अरब रुपए मालियत का बजट आज पेश किया जाएगा। तालीम का मजमूई बजट 442 अरब रखने की तजवीज़ है, जो गुज़श्ता साल से 13% ज़्यादा है। तो पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा और जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक 2600 अरब रुपए मालियत का ये बजट है जो कि पेश किया जाएगा। तालीम का मजमूई बजट 442 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जो गुज़श्ता साल से 13% ज़्यादा है। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा और जो हजम है इस बजट का वो 2600 अरब रुपए रखा गया है। तालीम का मजमूई बजट 442 अरब रुपए रखने की तजवीज़ इसमें है। पंजाब की 100% आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। सेहत का बजट 359 अरब रुपए मुख्तस करने की इसमें तजवीज़ दी गई है, जबकि तालीम का बजट 13% इजाफे के साथ 442 अरब होगा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी से। इमरान बताइएगा। इमरान भट्टी से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। पंजाब का बजट आज पेश किया जा रहा है। सेहत का बजट इसमें 359 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि तालीम का बजट 13% इजाफे के साथ 442 अरब रुपए होगा। साथ ही साथ स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए 91 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और हुकूमत को टफ टाइम कैसे दे? पंजाब के बजट इजलास से पहले अपोजिशन की बड़ी बैठक होगी। इजलास से कबल हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा मुलाकात करेंगे। अपोजिशन का इजलास पंजाब असम्बली की पुरानी इमारत के कैफेटेरिया में होगा। बजट पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में पेश किया जाएगा। तो हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देना है? पंजाब के बजट इजलास से पहले अपोजिशन की बड़ी बैठक होगी। इजलास से कबल हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा मुलाकात करेंगे। अपोजिशन का इजलास पंजाब असम्बली की पुरानी इमारत की कैफेटेरिया में होगा। अब बजट पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे और 2 ख़वातीन जाँ बाग हो गईं। 12 अफराद ज़ख्मी भी हुए। PDMA के मुताबिक मर्दान में छत गिरने से 2 बच्चे और 2 ख़वातीन जाँ बहक हो गए। वाक़े में 2 बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी भी हुए। नौशहरा में दीवारें गिरने से 7 अफराद ज़ख्मी हुए। बारिशों से 3 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा।
कराची में गुज़श्ता कई रोज़ से मौसम अबर आलूद है। बारिश कब होगी ये जानने के लिए जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त डायरेक्टर मेट के साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, क्या अपडेट्स हैं यहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल कराची के शहरियों को सख्त इंतज़ार है उस बरसात का कि जिस बरसात के वो मुतमन्नी रहते हैं, और हर साल की तरह इस बार ये बरसात कब होगी, क्योंकि मौसम तो डेवलप हो रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी की इत्तलात भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मौसूल होती हैं, बादल भी छाए हुए हैं। फ़िलहाल तो 2-3 दिन ऐसे ही है, फिर इम्कान ये है कि प्री मानसून का पहला स्पेल सिंध में 17 जून को उम्मीद है दोपहर के बाद इंटर होगा। तो कराची के हिस्से में भी कुछ आ सकता है 17 या 18 तारीख को। कहीं लाइट रेन और कहीं मॉडरेट रेन इस टाइप का स्पेल है। ये जो प्री मानसून हम उसे कहते हैं। मानसून का बाकायदा आगाज़ तो आपको पता है जुलाई में ही हुआ करता है, लेकिन इस साल इम्कान ये है कि जुलाई शुरू होने से कुछ चंद दिन कबल शुरू हो सकता है मानसून। अभी तो प्री मानसून की बारिशें चल रही हैं पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगी, लेकिन कम से कम इम्कान इसी बात का है कि इस दफ़ा भी बारिश होगी और बारिश जमकर बरसेगी। तो बहरहाल शहरी इदारों को भी चाहिए कि अभी से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें, क्योंकि अभी पिक्चर शुरू नहीं हुई है, पिक्चर अभी शुरू होना बाकी है। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क से मुतसिल पवेलियन एंड क्लब गैर कानूनी करार दे दिया। 2 दिन में पवेलियन एंड क्लब और अलादीन पार्क का शॉपिंग सेंटर गिराने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि पुलिस और रेंजर्स की मदद से फौरी कार्रवाई करे। गैर कानूनी तौर पर ज़मीन को ट्रांसफ़र करके कमर्शियल कर दिया गया। राशिद मिन्हास रोड पर यूबीएल कॉम्प्लेक्स से मुतसिल ज़मीन भी खाली कराने का हुक्म दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क से मुतसिल पवेलियन एंड क्लब गैर कानूनी करार दे दिया है और 2 दिन में पवेलियन एंड क्लब और अलादीन पार्क का शॉपिंग सेंटर गिराने का हुक्म दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की मदद से फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर ज़मीन को ट्रांसफ़र करके कमर्शियल कर दिया गया। 3 शादियां नाकाम होने पर अपने से 20 साल छोटी शागिर्दा से ब्याह रचाने वाले मुफ्ती तकी लाहौरी की सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। खुद तो 4 शादियां की, दूसरों को भी करने का मशवरा दे दिया। लाहौर से देखिए आयशा अता की रिपोर्ट। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है वो जो सर की बेटे हैं वो तुम्हें इस तरह से देख रहे थे, तुम्हें ताड़ रहे थे। मैंने कहा अच्छा, ओहो। सोशल मीडिया पर इन साहब और इनकी कम उम्र चौथी बीवी के चर्चे। खुश शक्ल खुश लिबास लाहौर की मुटियार की अदाएं मुफ्ती साहब को ऐसी भाई के बाद शादी तक आई। 50 साला आमिर शहजाद की पहली तीनों बीवियों से ना बन पाई, खुद से 20 साला छोटी शागिर्द से शादी रचाई। जोड़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। मंचलों ने मुफ्ती तकी लाहौरी का नाम दिया और तनकीद के निश्तर भी बरसाए, मगर मुफ्ती तकी तनकीद के बावजूद बाकी मर्दों को भी 4 शादियों का मशवरा दे रहे हैं। इस्लाम तो इजाज़त देता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है और आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप समझते हैं कि यू कैन डू जस्टिस, तो आप 4 कर सकते हैं एक टाइम। इनकी अहलिया कहती हैं मौलवी से शादी करना कोई गुनाह नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है आप किसी दाढ़ी वाले से शादी करें, बल्कि दाढ़ी वाले से शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये नेक हज़रात होते हैं और अल्लाह ताला के करीब होते हैं। अपनी बीवी को वही अच्छे तरीके से खुश रख सकता है। जोड़ा अपनी अज़दवाजी जिंदगी में न सिर्फ खुश है बल्कि लासवाल मोहब्बत की मिसाल भी है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।